All right, very good afternoon to each of you. Good afternoon, everybody. I would love if you guys can turn your video on, and if की कोई बात ही नहीं है, you must put your video on. Please turn on your video so that I can see each one of you. Turn on your videos, everybody, and I think we have given them permission na, to turn on their videos. Right. So please turn on your video, and I have a child who has joined with the name Vivo V2031. आप प्लीज अपने आप को रीनेम करिए. आप अपने आप को रीनेम करें. मैम क्या सच में सबको वीडियो ऑन करके बैठना है? हाँ. यस. मैम अगर हम अभी तैयार नहीं है तो भी कुछ नहीं होता, मैं ही हूँ. एंड वी डोंट हैव मासेस प्रेजेंट, so we have few of us, so we can remain comfortable. There is no problem. There is no problem. Fadafat, everybody. We need to begin our studies and we need to do some vital discussion. So I don't want that we waste any time of ours. और अगर कोई बाहर है और इस वजह से वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा तो मुझे चैट में लिख के बता दे कि मैम ऐसा ऐसा सिचुएशन है तो आई एम नॉट एबल टू. कुछ लोग तो ऐसे हैं भाई कि वो मैसेज करके गुड आफ्टरनून हेलो हाय भी मैसेज नहीं करते हैं. ऐसे डम्बो समान लोग कैसे हो सकते हैं? ऐसे कैसे चलेगा? हाउ विल दैट वर्क? यस, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. मैम रिजल्ट की वजह से लाइट्स ऑफ है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. अरे यार बेटा अपने आप को रीनेम तो कर लो बच्चे. लाइट्स नहीं है इसलिए ऑन नहीं कर पा रहा है वीडियो. ठीक है, रीनेम तो कर लो अपने आप को एटलीस्ट. अरे यार ये लाइट की समस्या बहुत एक्सेस हो गई है शायद. चलो, नो इश्यूज. आप बस रीनेम करके बैठ जाओ बच्चे अपने आप को, और हम सेशन आज का स्टार्ट कर रहे हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन आई वांट टू नो दैट क्या आप लोग ने जो भी हमने अभी तक पढ़ा थोड़ा बहुत उसको एक बार रिव्यू किया हुआ है? उसकी क्लास अटेंड करना, उसको रजिस्टर में नोट करना, इतना सब काम किया है? आज हमें नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है हमारा भाई. आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, उसके लिए मौजूद होना चाहिए तुम्हारे पास रजिस्टर. और प्लीज क्लास को 2 वे रखना. पूरे टाइम मैसेज मैसेज करके यू कीप रिस्पॉन्डिंग. तो नया रजिस्टर निकालो. और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कॉस्टिंग नाम का सब्जेक्ट. सो वी विल बी डूइंग कॉस्ट आल्सो टुडे एंड वी विल डू एडवांस आल्सो, एडवांस अकाउंट्स एज वेल. ठीक है, तो धीरे धीरे करके वी विल कीप एडिंग द सब्जेक्ट्स ताकि एकदम से प्रेशर्ड फील भी ना हो और नए सब्जेक्ट्स को आप लोग अच्छे से समझ पाओ. गुड आफ्टरनून सौम्या, हाउ आर यू बेटा? गुड आफ्टरनून. ओके, तो हमारे पास कॉपी में आप जाइए अपने और वहां जाके जरा नोट करना स्टार्ट करो. कॉपी में जाओ और नोट करना स्टार्ट करो. पेपर नंबर 4. पेपर नंबर 4 इज व्हाट वी आर बिगिनिंग. लिखो जाके नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. पेपर 4 इज व्हाट वी आर स्टार्टिंग. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है, और इसमें आप थोड़ा सा डिटेल में नोट करो दैट यू आर गोइंग टू हैव थियोरी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताई थी, and practical as well. But if I talk about theory, it is nearly it is nearly 5% of the entire subject. 5% weightage के आसपास इसका होता है. And when we talk about practical, then it is nearly 95% of the subject. Practical nearly 95% of the subject. तो ये आपको clear होना चाहिए that basically it's a complete practical subject. You're going to have long questions. You are going to have MCQs also, which are practical. So it's primarily a practical subject, but yes, there is theory as well, जो हम क्लास में ही proper करके चलेंगे. ठीक है, हुआ तुम्हारा ये नोट? जितने बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा लेट हो गया बेटा, वी आर स्टार्टिंग विद पेपर नंबर 4 टुडे, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नए रजिस्टर में यू प्लीज नोट दिस मच कि theory is like 5% of the weightage and practical covers 95% of the weightage, and that's done. Good. So now as we progress, मैं आपको एक बार को थोड़ा सा आपका सिलेबस में कितने क्या चैप्टर्स हैं वो बताना चाह रही हूँ.
so that you have an idea about the length of the subject, that how big it is. आप लोग इंशाल्लाह जल्दी से क्लियर करने के बाद, as you will get yourself registered for inter with ICAI, you're going to get modules. So you will have two modules for costing. Okay, so there are two modules which includes first module. फर्स्ट मॉड्यूल में तुम्हारे 7 चैप्टर्स रहते हैं, एंड देन यू हैव सेकेंड मॉड्यूल जिसके अंदर तुम्हारे नेक्स्ट 8 चैप्टर्स रहते हैं. तो तुम्हारे पास सिलेबस में इन ऑल कॉस्ट में 15 चैप्टर्स हैं. 15 चैप्टर्स में से तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर होता है थ्योरी. तुम इसको थोड़ा सा मैच कर सकते हो तुम्हारे कैफ की अकाउंट से, जिसमें फर्स्ट चैप्टर थ्योरी होता था और आगे के सारे चैप्टर्स प्रैक्टिकल. इसी तरीके से इसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज थ्योरी, एंड द फर्दर चैप्टर्स दैट वी हैव दे आर ऑल प्रैक्टिकल. ठीक है, दे आर ऑल प्रैक्टिकल. अब मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बिफोर वी गेट इनटू दिस कुछ खासियत बताऊं, और आपको कुछ इससे रिलेटेड फ्यूचर के जो आपके पास स्कोप है और जो आपको हेल्प मिलने वाली है इस सब्जेक्ट से, मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ. मैम वो क्या है? ऐसा है कि आपके पास इंटर में ये सब्जेक्ट तो डेफिनेटली 100 मार्क्स का है, एंड इफ यू स्टडी वेल लाइक योर सीनियर्स यू कैन इवन गेट सम वेरी हाई स्कोर, जिसको मैं तुम्हें आगे मेंशन करूंगी. तो एग्रीगेट बनाने में हेल्प करेगा, ऑल इंडिया रैंक दिलवाने में सब्जेक्ट हेल्प करेगा, और ये सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रेंथ होगा. स्ट्रेंथ होने वाला है, जो जनरली बच्चों का वीकनेस होता है, द सब्जेक्ट विल बी योर स्ट्रेंथ. तो ये तो एक बेनिफिट ये सब्जेक्ट देगा ही. इसके अलावा तुमने शायद सभी ने सुना हो, सीए का जो प्रोफेशनल कोर्सेज में रिश्तेदार हैं वो है सीएस और सीएमए. ओके, तो सीएस में भी कॉस्टिंग मौजूद है, बट बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, लाइक नियरली 25% ऑफ वन सब्जेक्ट. पूरा नहीं सब्जेक्ट, 25% ऑफ वन पेपर. वहां पे भी कॉस्ट आता है, जो तुम यहाँ पढ़ते हो वही का वही. तो कल को तुम में से कोई प्लान अगर करता है कि यार मैं सीएस दे देता हूँ साथ में, मैस्ट्रा मैम ने किया साथ में एक और प्रोफेशनल कोर्स, हम भी साथ में एक और प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं, तो ये सब्जेक्ट तुमको वहां पे भी एज इट इज काम आ जाता है. मतलब तुम मानो हार्डली थोड़ा बहुत कुछ और पढ़ना हो तो पढ़ना हो, नहीं तो तुम्हें डिक्टो यहाँ से उठा के टॉपिक्स वहां काम आ जाएंगे. दूसरा, देर इज अ कोर्स विच इज सीएमए. इट्स ऑल्सो अ प्रोफेशनल एग्जाम. तो सीएमए तो होता ही है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जैसे सीएस चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमएस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. बच्चे वहां पे आप ये मानिए कि जो आप यहाँ कॉस्ट पढ़ते हो, नियरली कुछ नहीं तो 2 पेपर्स, 2 से 3 पेपर, फाउंडेशन लेवल पे भी और इंटर लेवल पे भी, ये आपके काम आ रहा होता है. तो दिस विल हेल्प यू इवन इन योर सीएमए इन केस यू प्लान टू डू इट. मैम क्या सीएमए करना बेनिफिशियल है, क्या प्रॉमिसिंग फ्यूचर है इसका? हाँ. तो मैं तुम्हें आगे जैसे जैसे तुम लोग जाते जाओगे, मैं तुम्हें सीएमए के भी बारे में गाइड कर दूंगी. ऐसा नहीं कह रही मैं कि तुम करो ही, बट तुम्हें नॉलेज तो हो कि यार इसको करने से क्या फायदा है और क्या क्या हमारे पास स्कोप रहता है. अब ये 3 तो क्या लेवल के हो गए? ये हो गए तुम्हारे इंडिया मतलब नेशनल लेवल के. अब तुम्हारे पास आता है एक इंटरनेशनल एग्जाम सीएमए का. तो ये सीएमए होता है यूएस बेस्ड. इस सीएमए के अंदर वापस से तुम जो कॉस्ट यहाँ पढ़ते हो वो कॉस्ट वहां पे भी तुम्हारे लिए आ जाता है. तो इट इज अगेन सच अ सेवियर. So the subject costing, when you will study in inter, it's going to help you in inter. It can help you if you plan to give some professional exams. It can even help you if you plan to give some international professional exams. Everywhere, same syllabus is carried forward. So learn it once from me and score at multiple places and improve your mark sheet. That is how it is going to be. ठीक है? तो ये तो सब्जेक्ट है ही है. इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका सेम यही कहानी है, तो मैं तुम्हें उसके बारे में आगे बताती चलूंगी कि यार कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इवन तुम्हें दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज में हेल्प करने वाले हैं. क्या हम सब्जेक्ट स्टार्ट करें? आर यू ऑल एक्साइटेड टू स्टार्ट न्यू सब्जेक्ट विच यू हैवंट स्टडीड अर्लियर एवर? पहले नहीं पढ़ा और फ्रेश ब्रांड न्यू सब्जेक्ट, देखते हैं व्हाट द सब्जेक्ट हैज फॉर अस. एक्साइटेड? यस. अच्छा एक बात और बताऊं, खुद सुनना बात को. जब मैं बच्चों को 11th स्टैंडर्ड वालों को पढ़ाती थी, तो मैं हमेशा उनसे एक बात कहती हूँ, और मैंने उसको हमेशा खुद के ऊपर भी अप्लाई किया व्हेन लाइक आई वाज इन 11th, दैट व्हेन यू आर इन 11th इट्स अ काइंड ऑफ रीबर्थ. जैसे पुनर्जन्म हो आपका, ऐसा होता है 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स लेना. उसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज अकाउंट्स
पहली बार पढ़ रहे होते हो, बिजनेस स्टडीज पहली बार पढ़ रहे होते हो, इको पहले सोशल में थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, बट एज अ 100 मार्क्स पेपर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो। तो हमारे पास ऑल अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल कि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट होता है तो अलर्ट होके पढ़ें, ताकि वी बिकम द टॉपर। और मैंने ऐसा कई बच्चों के साथ होता देखा है कि वो अपने 10th स्टैंडर्ड में 65 70 75% वाले थे, बट वो आगे, क्योंकि उन्होंने उस बात को 11th स्टैंडर्ड में आके समझ लिया कि यार पुराना कुछ यहाँ कंटिन्यू नहीं होना, फ्रेश नया है, मैं अपना अब 100% दूं, एंड दे कुड मेक इट 80 85 90 प्लस वाले बच्चे बन गए। अब मैं तुम्हारे लिए डिक्टो ये बात कहूंगी इन इंटर, फाउंडेशन का बेस डेफिनेटली मायने रखता है, बट किस चीज का? अकाउंट्स का बेस मायने रखता है, बिकॉज अकाउंट्स हर कहीं अप्लाई आगे होती रहेगी, कहीं कॉस्टिंग में, कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कहीं एडवांस अकाउंट्स में। तो वहां की अकाउंट्स तुम्हारी अच्छी होना चाहिए। इसके अलावा मैं कहूँ लॉ, तो अगर तुम्हारा इतना अच्छा वहां ना भी था, तो तुम्हारे पास कुछ ही चैप्टर्स होते हैं जो यहाँ रिपीट होते हो, नहीं तो बाकी सब नए हैं, तो इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। कॉस्टिंग की मैं बात करूं तो ये तुमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं, तो ये वही रीबर्थ वाली बात होगी मेरे बच्चे कि अगर तुमने इस सब्जेक्ट को नया है, बिल्कुल बेस से मैं पढ़ाऊंगी, अच्छे से पढ़ लिया, तो ये तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगा। ऐसे ही मैं तुमसे कहूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा, जब तुम इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पढ़ते हो तो यू हैव ऑल दी अपॉर्चुनिटी कि तुम इस सब्जेक्ट को भी फिर अपनी स्ट्रेंथ बना लो। टैक्सेशन नहीं पढ़ा पहले, वापस से यू कैन मेक इट योर स्ट्रेंथ। ऑडिट नहीं पढ़ा पहले, वापस यू कैन मेक इट योर स्ट्रेंथ। तो इंटर लोगों को बहुत टफ भी लगता है, बट मैं तुम्हें बताऊं, बड़ा सिलेबस तो है, बट क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स नए हैं, तो तुम्हारे पास ये मौका मौजूद है कि तुमने पहले जैसे भी पढ़ा हो, बहुत एवरेज भी रहे हो, अगर तुम शुरू से अपनी पढ़ाई प्रॉपर करके चलोगे तो सारे सब्जेक्ट नए हैं, एंड यू कैन गेट सम गुड स्कोर। इज दैट क्लियर? तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ये बात इसलिए बता दी कि हमें अगर पता हो कि आगे कुछ स्कोप है, तो हम फिर अकॉर्डिंगली एफर्ट लगा सकते हैं। तो तुम्हारे लिए बहुत शानदार स्कोप मौजूद है। प्लीज सारे सब्जेक्ट को उसी इंटेंसिटी से पढ़ो कि यार पहली बार पढ़ रहा है, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, लॉट ऑफ एनर्जी, मैम ने बोला ये रिवाइज करके आओ, वो रिवाइज करके अपन आ गए, और सारा कुछ कंट्रोल में हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे? ओके, सो लेट्स गिव इट अ स्टार्ट। ये सब मैं आपको नहीं लिखवा रही, तो चैप्टर बाय चैप्टर करते जाओगे तो होता चलेगा। और मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगी, यू नीड टू नो दिस, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बात ऐसी है, व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम व्हेन इट कम्स टू दिस सब्जेक्ट कॉस्टिंग। मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट को पढ़ाते समय ये बात बताऊंगी, अभी मैं तुम्हें कॉस्टिंग के रिस्पेक्ट में बताऊं। ऐसा है कॉस्टिंग के साथ कि जो तुम्हारा वो दिया है, क्या दिया है, मॉड्यूल, मॉड्यूल उसका कुछ इतना स्कोप है। स्कोप मतलब दायरा, उसमें इतने कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसा मानो, दिस इज द स्कोप ऑफ मॉड्यूल। और मैं तुम्हें ये समझा दूं कि हम क्या करते हैं, हम करते हैं इतना। मैम हम इतना कैसे कर लेते हैं, तो मैं आपको उसके लिए इसलिए एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अभी आप आगे जाके देखते जाओगे। एक आप मानो आज से कुछ नहीं तो कितने साल हो गए होंगे, 2018 दे डिसकंटिन्यूड दैट बुकलेट, 24 चल रहा है, तो कितना हो गया, 6 साल पहले, 6 years अगो एक इंस्टीट्यूट की बुक आती थी। उस बुक का नाम हुआ करता था प्रैक्टिस मैनुअल। उन्होंने वो किताब तकरीबन 12 अटेम्प्ट पहले डिसकंटिन्यू कर दी, लेकिन वो क्वेश्चन उसमें से भी दे देते हैं। तो मैं आपको ये वाली पूरी बुक करवाती हूँ अलग से, विच इज कॉल्ड व्हाट, प्रैक्टिस मैनुअल। अपन ये करते हैं, इसके बाद अपन क्या करते हैं, आपको नाम सब पता होना चाहिए। जब तक नाम नहीं पता होगा तो ये नहीं पता होगा कि यार ये वो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं और ये हमें करना चाहिए, तो यू नीड टू हैव नॉलेज। हम फुल प्रैक्टिस मैनुअल करते हैं, मॉड्यूल तो जो इंस्टीट्यूट का प्रिस्क्राइब होता है वो भी करते हैं। उसके अलावा हम करेंगे आरटीपीस, रिविजन टेस्ट पेपर, कम से कम पिछले 8-10 अटेम्प्ट्स के। हम करते हैं मॉक टेस्ट पेपर। और तुम्हें मैं ये बता दूं कि हम क्वेश्चन पेपर की रिटन प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम के। तो मानो नियरली 3 महीना पहले, 2.5 से 3 महीना पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो मैं क्यों 3 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, रीजन बीइंग कि तुम मेरे साथ क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो। बच्चे पे डाल देना कि तुम पेपर करो इज अ डिफरेंट थिंग, और अपन साथ करें क्लास में, क्वेश्चन साथ में पढ़ाओ, फिर करा, फिर पढ़ा, फिर करा, ऐसे 2-3 पेपर्स करे, फिर मैंने तुम्हें दिया कि चलो अब पूरा पेपर तुम करो। इस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर करेंगे। अब क्या होता है, मैं ये बता क्यों रही हूँ, मैं ये बता इसलिए रही हूँ
बिकॉज कॉस्ट का पेपर ऐसा आता है, कॉस्ट का पेपर ऐसा आता है। तो जो बच्चा सिर्फ मॉड्यूल करके जाता है या मॉड्यूल से बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, वो पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाता। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ऊपर लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है, ये तुम कॉस्ट में पहले से क्लियर रखो। तुम अपने किसी सीनियर से पूछ लो, वो तुम्हें यही बात बोलेगा कि यार मॉड्यूल से उठ के तो नहीं आता। जैसे तुमने कैफ अकाउंट्स पेपर दिया, तुम ये मानो कुछ नहीं तो 80-85% मॉड्यूल से आ जाएगा। तुम अभी इंटर का अकाउंट्स का पेपर दोगे, कुछ नहीं तो 80-85% मॉड्यूल से आ जाएगा। ये मॉड्यूल से नहीं आता, ये नए क्वेश्चन आते हैं। और नए क्वेश्चन करने के लिए तुम एबल तब बनते हो जब तुम बहुत सारा कुछ कर लेते हो। तो तुम अपनी कॉपी में ये बात जरूर लिखो, ताकि तुम्हारे ध्यान में ये बात रहे कि यार क्या आता है, व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम। तो हमारा मॉड्यूल इतना है, कल को मुझसे कोई मत पूछना मैम सिर्फ मॉड्यूल कर लेंगे तो चलेगा क्या, नहीं चल पाए, नहीं चल पाएगा। और हमारा कवरेज हमें इतना सारा रखना है, इसका कम से कम दुगना होता है पीएम मॉड्यूल। मतलब मॉड्यूल में तुम मानो अगर 6 क्वेश्चन दिए ना, तो प्रैक्टिस मैनुअल में तुम मानोगे 14-15 क्वेश्चन दिए होते हैं एक चैप्टर में। तो मतलब तुम्हारा डबल ट्रिपल हो जाता है ऐसा। तो मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, क्वेश्चन पेपर, तो इन सबको तुम्हें अलग अलग नहीं परेशान होना पड़ेगा। मेरी खुद की बनाई, पर्सनली मैंने ही ड्राफ्ट करी हुई तुम्हें मिलेगी कंपाइलर। तो कंपाइलर के अंदर मैं पूरे क्लास में करा दूंगी क्वेश्चन, तो फिर तुम उनको घर पे रिपीट कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती। और ये है आपका एग्जाम लेवल, दिस ग्रीन इज योर एग्जाम लेवल। तो कवरेज तो आपको करना ही पड़ेगा काफी, कवरेज तो करना ही पड़ेगा साथ में काफी, एंड यू विल हैव स्ट्रेंथ। ठीक है, नोट हो जाए ये वाली बात तो बताना, ताकि देन वी मूव ऑन टू टॉपिक। तुम लोग को बीच में कोई बात लगे कि हमें कुछ पूछना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क। करें स्टार्ट हम आगे चले। कुछ बच्चे बड़ा फटाफट रिस्पॉन्ड करते रहते हैं, आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर बीइंग सच, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब आप लोग अपने पास ये चीज लिखेंगे जरूर। ऑल ऑफ यू विल राइट दिस इन योर कॉपी, एवरीबडी शुड राइट। लिखो, ओवर टाइम, over time. However, what may first appear to be small efforts, what may first appear to be small efforts, you need to write it. You can take a screenshot, put it on your phone. I mean, write it somewhere, put it in front of you, and feel this and work on this. It's very, very important. Over time, however, what may first appear to be small efforts will multiply and end up being significant. Will multiply and end up being significant. Mera bacha, you talk about anybody who is successful. Anybody who is successful. That person is able to reach that position by putting in small, consistent efforts. Small, consistent efforts. And the problem with today's, I would say, generation, I would include myself in it, is we want to put small effort and we want very quick result. एंड वी आर लाइक यार इतने से क्या हो जाएगा, इससे क्या ही हो जाएगा और उससे क्या ही हो जाएगा। आप मानो ना मानो, लेकिन आपके नोट्स से बहुत कुछ हो जाता है। दूसरा, आप मानो ना मानो, डेली एक टॉपिक को रिवाइज करोगे अगर 2 दिन 3 दिन तक, तो तुम टॉपिक पे एक्सपर्ट हो जाओगे कि कल को कोई तुमसे बोले समझा दो तो तुम यूं उठा दोगे कि लाओ टक 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 मैं समझाता हूँ अभी तुम्हें। अगर तुम क्वेश्चंस बार बार लिख कर करोगे, तो तुम्हारी स्पीड, यू वोंट बी एबल टू आई मीन रियलाइज, बट तुम्हारी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। मैं अपना बताऊं तो एज आई वाज इनटू टीचिंग, मैंने कभी मॉक टेस्ट ही नहीं दिए सिवाय सीपीटी के। मैंने ना इंटर का मॉक टेस्ट दिया, ना फाइनल में मॉक टेस्ट दिया, ना सीएस एग्जीक्यूटिव में, ना प्रोफेशनल में। मैंने कभी कोई टेस्ट ही नहीं दिया और मैंने सीधे एग्जाम्स फेस किए एंड आई वाज एबल टू क्लियर।
Ma'am, how you could do this? And are you telling us to do the same? Not at all. We will be conducting lot of exams and terminals. We will be giving that. But यहाँ पे बात ये है कि ये जो छोटे छोटे एफर्ट मैं पढ़ाने में रेगुलर लगाती थी, बच्चों के लिए सॉल्व कर रही हूँ, फिर सॉल्व कर रही हूँ, फिर सॉल्व कर रही हूँ, तो मेरी स्पीड बढ़ गई। तो तुम जितनी बार क्वेश्चंस को रिपीट करते हो और जितनी बार सॉल्व करते हो, समझो उसकी इंपॉर्टेंस। तुम्हारे पास 9 मंथ्स ही होते हैं भाई इंटर के लिए। यू हैव 9 मंथ्स, तुम काउंट करके देख लो। जुलाई एंड में तुम्हारा रिजल्ट आया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 9 महीने हैं। 10वें महीने की शुरुआत में तुम्हारा पेपर है। इस 9 महीने में से हमारी कोशिश होती है कि हम 6 से 6.5 महीने में तुम्हारा सिलेबस करा दें। तुम्हारे पास 2.5 से 3 महीना होता है जिसमें तुम मेरे साथ रिविजन करते हो और बराबर टेस्ट फेस देते हो। अब आप ये समझिए कि यार हर दिन कितना इंपॉर्टेंट है। सबके पास ये 9 ही महीने होते हैं, बट कुछ लोग उस 9 महीने के अंदर ऑल इंडिया रैंक टच कर लेते हैं। ऑल इंडिया रैंक, और मैं तुम्हें बता दूं, अगर ऑल इंडिया रैंक में रैंक 1 2 3 में से आती है किसी की, तो उसके पास आईसीआई के प्रेसिडेंट का कॉल आ रहा होता है कि हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन एंड यू आर द वन हु इज एबल टू मेक इट। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट। देन ऑल इंडिया 50 रैंक्स होती हैं, अगर उसमें आप कहीं अपने आप को प्लेस कर पाते हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया है पैकेज पे कितना इम्पैक्ट पड़ जाता है। 9 महीना है, कुछ भी एक अलग सीक्रेट नहीं है, कुछ एक अलग स्ट्रैटेजी नहीं होती। एक ही बात होती है, छोटे 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 कंटिन्यूअस बेसिस पे स्टेप लेना है और ये समझ के चलना है कि यार अगर मैंने किसी का हाथ थामा है, तो बस मुझे फिर उसका हाथ पक्का टाइट पकड़ना है और ऐसे ही इंसान का थामना है जो इंसान हमारे साथ ईमानदारी से काम करे। यू हैव दैट एनवायरमेंट, यू हैव दैट पर्सनल कनेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर पर्सनली कनेक्टेड, दैट पर्सन नोज यू, you know that person, and small efforts on daily basis, your result is going to have significant difference, significant. So I am pretty sure that all the children that I have here right now are those who are pretty serious about it. Yes or no? I want your confirmation in the chat that whether we will be putting in regular small efforts and whether we'll make it happen. Yes? क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। मैं इंग्लिश की हमेशा एक कहावत कहती हूँ कि यू कैन टेक हॉर्स टू पॉन्ड बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। ये हमारी प्रिंसिपल कहती थी स्कूल में कि आप घोड़े को पानी के पास तो ले जा सकते हो, आप उसके बगैर आप पी नहीं सकते। तो यही मेरा है। मैं आपके लिए, आप खुद फील करेंगे एवरी डे कि यार मैम के एफर्ट्स हमारे लिए कितने सिग्निफिकेंट हैं। कभी वो हमारे लिए कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। मतलब इट्स गोइंग टू बी सच। लेकिन मैं अगर देती जाऊं और आगे हाथ बढ़ा के लेंगे ही नहीं, तो वो गिर ही जाएगा ना। तो ऐसे ही मैं चीजें समझाती जाऊं और कॉन्सेप्ट्स आपको बताती जाऊं। और अगर आप नहीं सुनने के एंड पे हैं, तो नहीं हो सकता ना। आप लोगों ने कम्युनिकेशन का कभी शायद सुना हो कि प्रोसेस क्या होती है। तो भाई स्पीकर होता है, सेंडर, बट रिसीवर भी तो होना है ना। रिसीवर ही नहीं है मौजूद, तो फिर कहाँ क्या गाड़ी जाएगी। ओके मेरा बच्चा, तो आपको प्लीज कीप योर सेल्फ लिट, एनर्जेटिक, एंड यस, पहली बात तो ऊपर वाला तुम्हें जल्दी से कैप क्लियर कर दे। May 25 has to be your attempt, and only thing that you should have in your brain is all India rank, AIR। और अपने आप को इमेजिन कर लो कि भाई लोग तुमसे इंटरव्यू ले रहे होंगे कि हाउ यू कुड मेक इट, और तुम फिर अपनी इंटरव्यू की स्पीच सोच लो कि मेरे को अपनी इंटरव्यू की स्पीच में ये मेंशन करना है। तो न्यूज़पेपर के अंदर तुम्हारा नाम हो, हेडलाइन तुम्हारे नाम की हो, हर जगह इंस्टाग्राम पे तुम छाए हुए हो, तुम्हारे पास लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आए, ये लेवल के ऊपर हमें पहुंचना है ना। तो उसके लिए एफर्ट तो लगेगा। कॉपी में आओ और ये लिखो जरा, और ना लिखो तुम तो भी चल जाएगा, बट सुन लो। तुम्हें कॉस्ट के लिए 3 रजिस्टर्स बनाने रहेंगे। अभी तो तुम एक ही बना लेना, बट तुम्हें 3 बनाने रहेंगे। एक रहेगा बेटा तुम्हारा कॉन्सेप्ट रजिस्टर। ये कॉन्सेप्ट रजिस्टर बेसिकली, इसमें ये एग्जाम ओरिएंटेड चीज मैं तुम्हें बनवाती हूँ। कॉन्सेप्ट रजिस्टर का काम ये होता है जिसमें तुम्हारा हर चैप्टर का, कॉस्ट इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट बट इट इज टॉट मेनी अ टाइम्स इन अ वेरी रॉन्ग मैनर, कि बच्चों को लगता है बस क्वेश्चन करना कॉस्ट है, नहीं, बहुत सारे लॉजिक्स उसके पीछे होते हैं। तो आप उसमें कॉन्सेप्ट लिखते हो। कॉन्सेप्ट के बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, एलडीआर क्वेश्चंस, लास्ट डे वाले क्वेश्चंस, वो आप इसमें लिखते हो। और हम क्या करते हैं, हमारे एग्जाम से पहले जो रिवाइज करना है वो मटेरियल रेडी कर लेते हैं। हमारे पास अगला आएगा प्रैक्टिस रजिस्टर, विच इज गोइंग टू बी अ थिक रजिस्टर। इस रजिस्टर के अंदर वी आर गोइंग टू हैव व्हाट, वी आर गोइंग टू हैव, आई मीन, क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, मॉड्यूल, क्वेश्चन पेपर, ये सब हम इसमें सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ताकि हमारी स्पीड और प्रैक्टिस आ पाए। और तीसरा बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि है सेल्फ प्रैक्टिस रजिस्टर। सेल्फ प्रैक्टिस रजिस्टर की कहानी क्या है,
इसकी कहानी है। सारे क्वेश्चंस इसमें हमारे डेली बेसिस पे रिपीट हो रहे होंगे, जैसे मैं गाइड करूंगी उस तरीके से, एंड देन आई कीप चेकिंग ऑल्सो। ओके। अब क्योंकि हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर एक ही बार में जब बनाओ तो नियरली 300 पेजेस का बना लेना। 300 पेजेस का। बच्चे ऑफलाइन पढ़ा करते थे मुझसे, तो आई यूज्ड टू आस्क देम फॉर लाइक 150 और 200 पेज का, बिकॉज कैरी करना वाज डिफिकल्ट और बहुत गधम वाली हो जाती है। बट अभी यू कैन मेक स्ट्रेट अवे एक रजिस्टर। और प्रैक्टिस रजिस्टर 400 प्लस पेजेस का ये बनाओगे, तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ ये रजिस्टर फटाफट भर जाएगा। और सेल्फ प्रैक्टिस रजिस्टर भी 400 पेजेस प्लस का बनाओगे। ठीक है। अब हम जब अपना अपना एक्चुअल बैच व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग, तो तुम लोगों को जब बुक्स मिलेंगी, तो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल रजिस्टर्स भी तुमको मिलेंगे। वो स्पेशल रजिस्टर होने वाले हैं और व्हाट साइज ऑफ योर एग्जाम कॉपी, जो आईसीआई की एग्जाम कॉपी होती है उस साइज के तुमको रजिस्टर मिलेंगे। क्यों ऐसा, फिर समझो। क्योंकि जो प्रैक्टिस रजिस्टर है वो वही रखेंगे, ताकि तुम्हारे जो फॉर्मेट का साइज है, तुम्हें एग्जाम में पैनिक होती है कई बार कि यार ये तो चौड़ा हो गया और मैं कैसे फिट इन करूं, तो हम ऐसे ही रजिस्टर्स में करवाते हैं जिसके अंदर क्या हो सके, तुम्हारी एग्जाम की प्रैक्टिस अभी से हो जाए। सो दिस इज अनदर यूनिक थिंग दैट यू आर गोइंग टू हैव। और जब 9 महीने ऐसे रजिस्टर्स में प्रैक्टिस कर लो, तो फिर तुम समझ सकते हो कि 10वें महीने में उस साइज में पेपर लिखना इज नथिंग न्यू फॉर अस। कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है। चलो, ये तो मार्क्स देखना है तुम्हें। मार्क्स जैसे ये देखो, अकाउंट्स, कॉस्ट, यू कैन सी दैट। उसके बाद ये देखिए कॉस्टिंग, कॉस्टिंग ही कॉस्टिंग, ये देखिए कॉस्टिंग, ये आपके सीनियर्स हैं। ये देखिए कॉस्टिंग, ये पुराने सिलेबस, ये कॉस्टिंग, अभी नए सिलेबस का तो रिजल्ट आने वाला है। ये कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग। तो बहुत बहुत अच्छा स्कोर, 95 94। अभी तो मैंने रैंडमली कुछ मार्कशीट्स लगा दी थी यहाँ पे, तो ह्यूज स्कोर। कॉपी में आ जाओ और अब हम पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब भी उस सब का ही पार्ट था, लेकिन अब फॉर्मली हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। लिखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग, गिव द हेडिंग। Objectives of costing, what is this subject, what it does, how it is different from accounts. Objectives of costing. लिखना स्टार्ट करो। Write down your first point. Point number 1. It helps in ascertainment of cost of product. It helps in ascertainment of cost of product. It helps in ascertainment of cost of product. पहले एक एक करके आई वांट कि हम पॉइंट्स लिख लें, एक एक लाइन छोड़ के लिखना, ताकि फिर कुछ एक्सप्लेनेशन फिट करना हो तो यू हैव स्पेस टू राइट। इट हेल्प्स इन ascertainment of cost of product। नंबर 2 पे आओ। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट the price to be charged from customer. It helps to calculate the price to be charged from customer. It helps to calculate the price to be charged from customer. Okay. Point number 3 पे आ जाओ। Point number 3. It helps in controlling cost of product and company. It helps in calculating cost of product and company. It helps in calculating, it helps in controlling cost of product and company. It helps in controlling cost of product and company. Or number 4, it helps in increasing profit of organization. It helps in increasing profit of organization. It helps in increasing profit of organization.
मेरे बच्चे ये चारों पॉइंट्स लिख लो, तो मेरे को डन इन्फॉर्म करना कि मैम इट्स डन। और मुझे एक चीज और चाहिए, वो ये कि आप लोग क्या करो, लिख लिया हो तो मुझे एक बार को अपने कॉपी की तरफ कैमरा रखो और मुझे दिखा दो कि तुमने लिख लिया है क्या। मुझे एक बार थोड़ा सा ट्रैक रखना है दैट वेदर यू हैव एक्चुअली रिटन। तो आप क्या करो, अपनी कॉपी की तरफ कैमरा करो और मुझे फटाक से एक बार दिखा दो कि मैम ये देखिए हो गया। क्योंकि बस मुझे ये चाहिए जो एफर्ट यहाँ से आए वो तुम तक पहुंचे, ऐसा कहीं खो ना जाए। फटाफट फटाफट, गुड। डोंट बी लेजी विद दिस, डोंट बी inactive, turn on your camera and just show your notes. I am waiting. चल, वेरी गुड आदिति, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। नया रजिस्टर, फ्रेश न्यू रजिस्टर, वेरी गुड, वेरी गुड आभा। बस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रजिस्टर नया नहीं है, तुम किसी पुराने रजिस्टर में लिख रहे हो। सौम्या इज ऑल्सो डन विथ इट, वेरी गुड। आर्यन भाई ऑल्सो डन विथ इट, फ्रेश रजिस्टर दिख रहा है मुझे, आई थिंक सो। वेरी गुड। जो लोगों ने अभी तक नहीं दिखाया, वेरी गुड परी, वेरी गुड। सौम्य थोड़ा सा दूर करो, बहुत पास आ गया तो दिख नहीं रहा क्लियर मुझे। प्यारे बच्चे हैं हमारे, अच्छे से लिख के चल रहा है। यस मैम, न्यू रजिस्टर है। फ्रेश बिगनिंग आर्यन, फ्रेश बिगनिंग है ना। चलो भाई, बाकी लोग जिन्हें अभी नहीं दिखाया ठीक है, बट जहां मैं बोलूं, जिसको बोलूं तो उसको तब दिखाना रहता है। अब हमको ये समझना है कि ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। पेन आप लोग रख दीजिए, बढ़िया पेन्स डाउन। पहला पॉइंट आ रहा है, इट हेल्प्स इन असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मैम ये क्या पॉइंट बताना चाह रहे हैं? मैं आपको एग्जाम्पल बोलूं, जैसे ये मेरा फोन, ठीक है। कंपनी ने जब ये फोन प्लान किया कि हमें कंपनी ने कि ये बनाना है और हमें ये बेचना है, तो आपको ऐसा लगता है कि बेचना है कोई चीज तो आपको पहले खुद के लिए निकालना पड़ेगा कि ये हमें पड़ कितने का रहा है, ये हमें कितने का पड़। जब तक हमें हमारी कॉस्ट नहीं पता होगी तो हम कैसे उसका मार्केट में प्राइस दे पाएंगे कस्टमर्स को कि इतने का है। या मैं कहूँ आपसे, ये कैलकुलेटर है, मेरी कैलकुलेटर की कंपनी है, तो क्या कंपनी को पहले ये निकालना पड़ेगा कि यार टोटालिटी में कितने रुपए का ये पड़ रहा है, तो कैसे कैलकुलेट हो पाती है कॉस्ट, वो ये सब्जेक्ट आपको सिखाने वाला है। और मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, कुछ भी एग्जाम्पल लेती, जैसे मेरे, अरे यार ये ग्रीन तो अजीब से कलर का हो गया, कुछ और दूं, कुछ और दूं, कुछ और। मेरे पास ये स्टेपलर है जैसे, ठीक है। तो स्टेपलर कंपनी को निकालना तो पड़ेगा ना कि यार हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है, तभी तो वो कोट कर पाएंगे मार्केट में कि यार हम इतने का बेचना है। चलिए आप कुछ और एग्जाम्पल सुनिए। मैं आपसे बोलूं, जैसे आजकल वो शादी के या कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, तो उनको बताया जाता है कि सुनिए आप, हमें ऐसा स्टेज चाहिए, हमें ऐसा डेकोरेशन चाहिए। केटरिंग वालों को हम बताते हैं हमें ऐसा ऐसा खाना चाहिए, ऐसा लाइट चाहिए, वट एवर, ऐसा फ्लावर चाहिए सब। जब हम उनको ये सब मेंशन कर रहे होते हैं तो वो क्या हमें ऐसे अब्रप्टली, तुम्हें लगता है कि वो एक प्राइस कोट कर देते होंगे, या वो बोलते होंगे ठीक है आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अब हम आपको प्राइस बताएंगे। तो सेकंड के होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम रैंडमली कुछ रेट बोल दो। फिर वो क्या करेंगे, दे विल सिट एंड डू सम कैलकुलेशन, यार इतने का ये लगेगा, इतने का ये, इतने का ये, इतने का ये, और वो निकालेंगे फिर अपनी कॉस्ट कि हमें कितने का पड़ रहा है। फिर अकॉर्डिंगली वो लोग प्लान करेंगे कि यार इसमें मुझे कितना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ना है, जिससे कि मुझे क्या मिल पाए, अपनी सेल्स वैल्यू मिल पाए। क्या मिल पाए, सेल्स वैल्यू मिल पाए। समझ में आई आपको बात। तो ये सब्जेक्ट आपकी किस चीज में हेल्प करेगा, असर्टेन मतलब निकालना, कैलकुलेट करना, क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब दूसरी बात आती है, जब आपको कॉस्ट पता पड़ जाएगी, मैंने अभी आपको समझाया इसमें आप क्या ऐड करोगे, कुछ आपका प्रॉफिट मार्जिन 5%, 10%, 20%, वट एवर, और फिर आप क्या निकाल पाओगे, द प्राइस दैट नीड्स टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। तो इफ यू अंडरस्टैंड, द टू पॉइंट्स आर लिंक्ड, द टू पॉइंट्स आर लिंक्ड। पहले लागत निकालना, प्रॉफिट मार्केट में जो जनरली सब चार्ज करते हैं वो ऐड करना, और क्या निकाल पाना, अपनी सेलिंग प्राइस। ये सब कैलकुलेशन आप किस सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं, कॉस्टिंग के अंदर। आगे की बात सुनिए, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड कंपनी।
मेरा बच्चा, गौर से समझना इस बात को, मुझे घर में बताओ, अगर अनवांटेड खर्चे जो काम के नहीं है, वेस्टफुल है, अगर वो खर्चे होते रहते हैं, तो आप ये बताइए क्या हम घर में पैसा सेव कर पाते हैं या नहीं? कर पाएँगे पैसा सेव या नहीं? जैसे अननेसेसरीली फैन्स चलते रहते हैं, टेलीविज़न ऑन रहती है, एसी चलता रहता है, एक्सेसिव बिजली का बिल आता है और फिर इतना सारा पैसा हमारा एक्स्ट्रा बिजली के बिल में चला जाता है। गाड़ी है तो उसको हम स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, फिर 5-10 मिनट बाद जाके उसमें बैठ रहे होते हैं। अब बताइए इससे बर्बादी हो रही है? हो ही रही है। आप कभी कुछ लेके आ जाते हो घर में, वो रखा है, वो बाहर ही रखा रह गया, फ्रिज में नहीं रखा, वो खराब हो गया, सड़ गया। आप बताइए इससे क्या हो रहा है? पैसे जा रहे हैं मैम घर के और वेस्ट हो रहा है। इसका कोई लाभ तो हो नहीं रहा। क्या ऐसा कभी बिज़नेसेस में भी हो सकता है? बिल्कुल। बहुत बार कंपनीज़ के कई सारे खर्चे हो रहे होते हैं, लेकिन उस खर्चे का कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता। वेस्टफुल खर्चे हो रहे होते हैं, वेस्टफुल खर्चे। तो बात ऐसी है, ये सब्जेक्ट आपको कॉस्ट कंट्रोल करना भी सिखाएगा कि आप क्या कर सकते हैं जिससे कि कंपनीज का ऑर्गेनाइजेशंस का जो खर्चा है वो कंट्रोल हो जाए एंड वी आर एबल टू मेक मोर प्रॉफिट। समझ सकते हो ना, खर्चा कम होगा जैसे ही अपने आप प्रॉफिट बढ़ जाएगा। खर्चा जैसे ही कम होगा अपने आप प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक और बात बताऊं मैं, सुनना ध्यान से। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट, देखो आप बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। इफ आई टॉक अबाउट व्हाट, तुम लोग ने सबने डी मार्ट का नाम सुना है? हैव यू ऑल हर्ड नेम ऑफ डी मार्ट? यस। ओके। डी मार्ट वाले जो है, चलो मैं तुम्हें उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ बताती हूँ। डी मार्ट ओनर, ठीक है। अब ये जो भाई साहब हैं, अरे यार एक मिनट, इनका नाम क्या है? ही इज मिस्टर दमानी। ये भाई दमानी गए बाहर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही वेंट टू यूएस, और वहां इन्होंने देखा वॉलमार्ट। तो ये मैंने डी मार्ट का ओनर खोला। अब मैं यहाँ तुम्हें वॉलमार्ट का जो ओनर है वो उससे रूबरू कराती हूँ। ये किस फैमिली के हैं? वॉल्टन फैमिली। तो ये लोग सरनेम लगाते हैं वॉल्टन, ठीक है। इन्होंने नाम रखा अपनी कंपनी का, क्या रखा इन्होंने अपनी कंपनी का नाम? वॉलमार्ट, क्योंकि वॉल्टन फैमिली। इन्होंने उनको देखा, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया डी मार्ट, ठीक है। वॉलमार्ट में क्या होता है? वॉलमार्ट वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट चेन है एंड इट हैज लाइक प्रैक्टिकली एवरीथिंग अंडर वन रूफ। दे हैव ग्रोसरीज, दे हैव डेली की चीजें जो भी हाउस होल्ड में लग रही है वहां पे आपको गाड़ियां मिल जाएंगी, क्या पता क्या क्या मौजूद है। तो ये गए, इन्होंने स्टडी करा कि यार ये लोग किस तरीके से काम करते हैं और प्राइस भी बहुत कम रख पाते हैं, बहुत सस्ता। तो इन्होंने लगाया दिमाग, किसने? दमानी भाई। और इन्होंने क्या कर रहे हैं ये, आप सुनिएगा बात। ये मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो सामान बना के बेचते हैं, जनरली हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं कि भाई इतने यूनिट भेज दो और उतने यूनिट भेज दो। दमानी भाई क्या करते हैं, कंपनीज का 80 90 तक खरीद लेते हैं कि ये जितना प्रोड्यूस कर रहा है हम पूरा खरीदने को तैयार। दूसरी कंपनी तुम जितना प्रोड्यूस कर रहे हो पूरा खरीदने को तैयार है। इसीलिए कभी आपने डीमार्ट विजिट किया हो तो यू विल फाइंड देयर कि मार्केट में अगर कोई चीज 100 रुपए का एक यूनिट मिलता है, वो लोग 100 रुपए का एक के साथ एक फ्री दे देते हैं। कोई चीज 200 रुपए की है तो वो 200 के साथ 200 की यूनिट फ्री दे देता है। तो वो ऐसा कैसे कर पा रहा है? तो बात वही है, जब आप अपनी कॉस्ट कम कर लोगे बिकॉज दे आर बाइंग इन ह्यूज बल्क, तो उनकी कॉस्ट ही कम हो गई। और कॉस्ट उनकी क्योंकि बहुत कम हो गई तो मार्केट के अंदर दे आर एबल टू डू व्हाट, दे आर एबल टू सेल द थिंग्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, वो बाकी लोगों के कंपैरिजन के अंदर सस्ते रेट पे बेच पाएंगे क्योंकि कॉस्ट ही कम पड़ी है। तो देखो तुम इस पॉइंट को और समझो, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कॉस्ट। कॉस्टिंग आपको अलग अलग तरीके, अलग अलग टेक्निक्स बताएगा जिससे बिजनेसमैन अपनी कॉस्ट कट कर सकता है, जिससे बिजनेसमैन अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर सकता है। और कॉस्ट उसकी कम होगी अगर, तो या तो अगर वो उतने ही प्राइस पे बेचेगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और अगर कम प्राइस पे बेचेगा तो बाकी को कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से आउट कर देगा, बाकी कॉम्पिटिटर्स मार्केट से आउट, बिकॉज वो लोग उतने कम रेट पे बेच ही नहीं पाएंगे और ये इतने कम रेट पे बेच रहा होगा, तो मार्केट के अंदर पूरा कंट्रोल आ जाए। समझ में आई तुम्हें बात? कह रहे हैं अब पता पड़ी है डीमार्ट वालों की साजिश। साजिश नहीं, टैक्टिक्स है उनकी, अब जो बोले साजिश ही सही। मतलब डीमार्ट जिस एरिया में खुल जाता है उसके इर्द गिर्द के, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कम से कम 2 3 4 किलोमीटर तक के तो वो जो रिटेलर्स हैं वो बेचारों का धंधा ठप हो चुका होता है। धंधा ठप हो जाता है, सिर्फ वही पे दुकानें चल रही होती हैं।
जिनको उधारी पे बेच रहे होते हैं, होता है ना, ग्रोसरी वाले उधारी पे बेच रहे होते हैं, तो बस फिर वही चल पा रही होती है, नहीं तो मेजरली पूरा क्राउड वहां डाइवर्ट हो जाता है। तो आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना। ऐसे ही कई बार मैं आपसे कहूँ, कोई होटल या रेस्टोरेंट है जो फुल ऑन सर्विस दे रहा है, लेकिन आपकी मानिए अगर वो प्राइस वाइज कम है और क्वालिटी उनकी उतनी अच्छी है, तो क्या पूरा कस्टमर वहां डाइवर्ट हो जाएगा? आंसर इज यस। जैसे तुम लोग ने बाई चांस कभी सुना हो, सबके शहरों में हो ही सकता है, सागर गहरे, बाई चांस तुमने नाम सुना हो, या शर्मा विष्णु। तो अभी तो उन्होंने प्राइस थोड़े भले ही बढ़ा दिए, बट इनिशियली उनकी जो चीजें थी देवर ऑल नियरली ₹100, 100 रुपए के आसपास होती थी। अब जब आप किसी रेस्टोरेंट या एवरेज होटल में भी जाते थे, तो चीजें आपको 150-200 रुपए की मिलती थी और उतनी क्वांटिटी नहीं होती थी। इन्होंने अपने कॉस्ट पे वर्क करके चीजों को विद इन 100 में लेकर आए। इससे देखिए क्या हुआ, दे वर एबल टू रीच मासेस। मतलब आप माने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भोपाल में क्या पता कितने ही ब्रांचेस इसके हो गए, इवन नियर बाय सिटीज के अंदर उनके ब्रांचेस हो गए। तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कॉस्ट अगर आपने कंट्रोल कर ली, तो यू आर एबल टू इंक्रीज योर प्रॉफिट मार्जिन अगर सेम सेलिंग प्राइस रखते हो तो, और अदरवाइज यू कैन सेल इट एट लोअर प्राइस इन मार्केट, जिसकी वजह से आप मार्केट में कंट्रोल हासिल कर पाओगे। समझ में आई? दे हैव गॉट 12 ब्रांचेस, लुक एट इट। भोपाल जिस शहर में का है वो बेसिकली जो उनका स्टार्टअप था, और 12 ब्रांचेस होना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ठीक है मेरा बच्चा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड है कि कॉस्ट कंट्रोल होगी तो क्या बढ़ा पाएंगे आप? अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा पाएंगे। सॉर्टेड है क्या ये बात? चारों ऑब्जेक्टिव्स तुम्हें समझ में आए? व्हाट आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स? पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? आपकी कॉस्ट कितनी है वो निकाल पाना। क्या सारी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना पड़ती होगी? बोल दो हाँ या ना। ऑफ कोर्स यस। मैं कुछ एग्जांपल्स तुमसे कहूँ, जितने, जैसे हमारे मोबाइल्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे घर में अगर एसी लगा है, फैन लगा है, कूलर लगा है, हमारे घर में जितने बर्तन है, यूटेंसिल, कोई कारपेट मौजूद है, पेंट की बात कर लो आप, फैन की बात कर लो आप, टीवी की बात कर लो आप, रेडियो की बात कर लो आप, स्पीकर की बात कर लो आप, कैमरे की बात कर लो आप, मैं जितनी चीजों की बात कर रही हूँ, ऑल दी प्रोडक्ट्स दे रिक्वायर कॉस्टिंग, दे ऑल रिक्वायर कॉस्टिंग। तो समझ में ही आना चाहिए कि जितनी ये कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उन सब में कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट, उन सब में कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट, दैट्स हाउ इट इज। फिर कॉस्ट पता होगी तो प्राइस निकाल पाओगे, उसके अलावा कॉस्ट कंट्रोल कर पाओगे तो ही अपना प्रॉफिट बढ़ा पाओगे। सॉर्टेड? आई थिंक यस। अब मैं तुमको दे रही हूँ जरा 2 मिनट का टाइम। तुम्हें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ हिंदी में एक्सप्लेनेशन लिखना है तो तुम लिख लो। हो सकता है कोई बोले मैम क्यों लिखे, आ तो गया समझ में, लिख लेना चाहिए। जब तुम हिंदी में या कोई एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन लिख लेते हो ना, तो तुम्हें बाद में सेंटेंस पढ़ते से याद हो जाता है। और लिखते नहीं हो तो ऐसा हम सोचते रहते हैं ये इसके लिए मैम ने क्या समझाया था, तो वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तुम लिखो, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वेट फॉर यू। पर ये एग्जाम कैसा गया था? कैफ के सारे पेपर्स कैसे गए? अखिलेश भाई, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा तुमने क्लास बहुत लेट ज्वाइन करी? इतना लेट ज्वाइन करी क्लास अपन में? हाँ, वो कैसे करते हैं कैश कॉस्ट कैलकुलेट, वो मैं बताऊंगी। इवन इंटेंजिबल चीजों की, बिल्कुल सही तुमने कहा। जैसे कोई कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं और बेचती हैं, दे डिजाइन सॉफ्टवेयर एंड देन दे सेल इट। उन्हें भी तो कॉस्ट निकालनी पड़ती होगी ना यार, मेरा सॉफ्टवेयर कितने का बन पा रहा है। तो इवन वहां भी कॉस्टिंग लग रही है, वहां भी कॉस्टिंग लग रही है। बिल्कुल सही बोला तुमने। मुझे पेपर का तो अपडेट करो, पेपर कैसा, पेपर कैसे गए? मैम सब बात करिए, आप बस पेपर की मत करिए। लॉ में डाउट है? एक्सप्लेनेशन लिखो फटाफट सब लोग एंड देन इन्फॉर्म। तुम में से अगर कोई ऑलरेडी ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में है,
सेकंड ईयर का भी एग्जाम दिया है, इफ देयर इज समबडी, या कोई ऐसा है जो थर्ड ईयर में है, तो फिर वो अपने इंटर की जर्नी ही आगे कंटिन्यू करे। कैफ बार बार देने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज एकदम फटाक से इंटर का अटेम्प्ट आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। यू विल हैव दैट अपॉर्चुनिटी, अभी से रजिस्टर कर दोगे अगले साल दे लोगे, तो तुम्हारा कोई मेजर लॉस होना ही नहीं। क्योंकि वही करते रहने, हाँ अगर फर्स्ट ईयर में है तो फिर इट वुड बी टू अर्ली, या सेकंड ईयर अपनी स्टार्ट होने जा रहा है, इट वुड बी टू अर्ली। बट सेकंड ईयर एग्जाम अगर दे चुके या थर्ड ईयर एग्जाम दे चुके, गो फॉर इंटर स्ट्रेट अवे। अपना सीए बनने को अपन डिले ना करें। मुझे लग रहा है आप लोग ने एक्सप्लेनेशन लिख लिया है। नहीं 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 करनी पड़ती, आर्टिकलशिप साथ साथ में नहीं करनी होती, ऐसा पहले होता था सिमरन। पहले ऐसा होता था कि अगर आप डायरेक्ट एंट्री से ज्वाइन कर रहे हो तो पहले आपको 12 महीने की आर्टिकलशिप सर्व करना पड़ती थी, 1 साल की, फिर इंटर दे सकते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आप फौरन इंटर दे सकते हो और उसके बाद ही आर्टिकलशिप होगी 2 साल की। एग्जाम अगर सेकेंड ईयर का दे दिया है सुहानी अभी, तो ऐसा है कि अभी अपन खड़े हैं, अभी सेकेंड ईयर का एग्जाम दे दिया, रिजल्ट थोड़े दिन में आने पर होगा, तो तुम ये मानो नेक्स्ट ईयर तुम्हें अराउंड सितंबर के आसपास वाला अटेम्प्ट मिल जाएगा। ऑन एन एवरेज सितंबर के आसपास का अटेम्प्ट मिल जाएगा, रजिस्टर अभी से कर देना। और रजिस्टर अभी से कर देना रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, रिजल्ट से पहले भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी आर्यन इंटर तो क्लियर करो, फिर वहां की बात करेंगे अपन। चल, तो मुझे लग रहा है ये सब आप लोग लिख चुके हैं और अब हम आगे जाएंगे। अब मैं आपको एक दो कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ बिफोर वी गो अहेड। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल बड़ी छोटी सी एक केस स्टडी है जो सीए फाइनल में आई हुई है एग्जाम में। क्या बोली बेटा, मैं समझ नहीं पाई। मैम फिर साक्षी कह रही है कैप ना निकलने का डाउट बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे इंटर शायद फुल कॉन्फिडेंस ना हो पाए। मतलब अगर डायरेक्ट एंट्री से करोगे तो, कि मेरा कैप नहीं निकला था और मैं सीधे इंटर कर रहा हूँ ऐसा, तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अरे साक्षी, मैंने तुम्हें अभी एक बात समझाई, और वो मैंने क्या बात समझाई थी, स्टार्टिंग में ही बोला था, आई डोंट नो वेदर यू वर देयर और नॉट। इंटर इज लाइक अ rebirth बेटा, it has new subjects, it's not carrying forward your subjects or foundation, या वहां से कुछ इसका लेना देना नहीं है। आप ये मानो बेसिक मैथ्स कंटिन्यू होती है, टोटल मैथ्स नहीं, बेसिक। तो मैं आपको बेसिक मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं जो यहाँ पे इंटर में और फाइनल में इम्पैक्ट डालते हैं मैं वो बता दूंगी, उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेना। अकाउंट्स तुम्हारी रीजनेबल होना चाहिए बस। बस, सारे सब्जेक्ट तो नए हैं, तो क्यों अपने अंदर ये रखना कि यार मेरा कैफ नहीं निकला था, क्या इंटर निकलेगा नहीं निकलेगा, कितनों का ही निकला है और निकल ही जाता है। तो आप अपना इमोशनल नहीं हो, आप अपना लॉजिकल ब्रेन चलाओ, कि यार हो सकता है किसी वजह से मेरा अटक रहा है, और एक ही चीज हम बार बार पढ़ रहे होते हैं तो ना हम उसमें कंफर्टेबल नहीं होते, लगता है यार क्या ही हो रहा है। तो आपके पास फ्रेश स्टार्ट होता है तो यू आर ऑलवेज एबल टू गिव योर बेस्ट शॉट। नहीं नहीं सुहानी, फिर वो जो आगे वाला होगा उसके अंदर तुम्हारा रिवीजन रिवीजन सब चलेगा ना, 3 महीने तो काम चल रहा होगा ना। हम बच्चों को छोड़ थोड़ी ना देते, बच्चों का रिवीजन चल रहा होगा, टेस्ट चल रहा होगा, सब चल रहा होगा, यू विल बी इन पार्ट, यू विल बी स्टडिंग ऑल दैट। चलो, मैं तुम्हें क्या बता रही थी, ये फाइनल में आई हुई केस स्टडी रही है। मैं तुम्हें सिर्फ उसका एक कंक्लूजन बताना चाह रही हूँ कि यार कॉस्ट कंट्रोल का फंडा कैसे, छोटा सा कॉस्ट कंट्रोल। जैसे तुम में से अगर कोई फ्लाइट से ट्रैवल करा है, तो हमेशा तो नहीं लेकिन कई, जैसे एयर इंडिया है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग खाना वाना सर्व कर रहे होते हैं। अब ये केस स्टडी ये कह रही है, उनका जो मेनू हुआ करता था, उस मेनू में होता था टमाटर। वो जो खाना ये लोग सर्व करते थे उसमें दे यूज टू सर्व वन स्लाइस ऑफ टमाटो। तो इट वाज लाइक पार्ट ऑफ देयर सिस्टम, इट वाज वर्किंग सिंस इयर्स। वहां पे स्टडी करी गई क्या, हमें हमारी कॉस्ट को कंट्रोल करना, वी नीड टू रिड्यूस आवर कॉस्ट। तो उसमें कई चीजों को स्टडी करने में एक जो चीज आई, वो आई टमाटर। उसमें ये देखा कि अच्छे लाल लाल टमाटर पहले खरीदे जाते हैं, खरीदने के बाद उनकी कटिंग होती है, उसके बाद ये जो खाने की प्लेट होती है, ट्रे होती है, उसके अंदर रखे जाते हैं, फिर सर्व किए जाते हैं, और फिर लोग सब कुछ खा लेते हैं और टमाटर छोड़ देते हैं, फिर वो डस्टबिन में जाते हैं। तो हम, मतलब एक दिन में तुम्हें अगर अंदाजा हो
किसी एक कंपनी की अगर मैं पकड़ू ऑन एन एवरेज 5 से 6 फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही, 5 से 6 फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही है, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल का। और एक फ्लाइट में ऑन एन एवरेज 200 पैसेंजर, और ऐसा साल में 365 दिन होगा। तो आप ये समझ सकते हो कि कितने पैसेंजर्स पर कितना सारा वो जो टमाटो की कॉस्ट है वो अननेसेसरीली इनकर होगी। उन्होंने जैसे ही वो एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया टमाटो, तो दे वर एबल टू सेव लैक्स। तो छोटी छोटी चीजें होती है, बट अगर आप उसको ध्यान से देखो तो आप अपना कई जगहों पे वेस्टफुल खर्चा बचा सकते, यू आर एबल टू सेव। मैं आपको बहुत शानदार एक एग्जाम्पल दूं, ये बड़ा स्क्रिबल करा हुआ है। पुरानी एक्टिवा, आप लोग ने देखी होंगी, जो पुरानी गाड़ियां हुआ करती थी, चाहे वो बाइक्स रही हो, चाहे वो मोपैड्स रही हो, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता था, ध्यान से सुनना मेरी बात, इट वाज लाइक मेनली कंप्लीटली आयरन बेस्ड बॉडी। बोलो हाँ या ना, तुमने देखी हो तो। वैसे तो तुम बिल्कुल अभी के एरा के बच्चे हो, तो आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव सीन और नॉट, बट अधिकतर ये जो गाड़ियां, जैसे मैंने एक्टिवा का इसका एग्जाम्पल दिया, ये कंप्लीटली आयरन बेस्ड बॉडी हुआ करती थी। अब ये कैसी होती थी, बहुत हैवी, वेरी हैवी। अब क्योंकि इट वाज वेरी हैवी, तो जनरली जो लोग इतना भारी गाड़ी नहीं चला पाते, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ इंक्लूडेड, उनके लिए पहली बात तो ये सूटेबल नहीं थी। दूसरी बात, कंपनी की ईमानदारी देखो आप, उसमें लोहा डाल रहा है ताकि वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉडी रहे। कंपनी के फंड्स कितने लग रहा है, पैसा कितना लग रहा है, उसको रिप्लेस करके एक्टिवा इन द ईयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समवेयर 2011 2012 के आसपास इन्होंने लॉन्च करी ऑल न्यू एक्टिवा। तो उसका नाम ही उन्होंने न्यू एक्टिवा करके रख दिया। स्कूटर्स, यस, दे वर ऑल आयरन बेस्ड। ये लेकर आए वो ऑल न्यू एक्टिवा इन द ईयर 2011 2012 के आसपास, व्हेन आई वाज देयर इन माय 12th स्टैंडर्ड, आई रिमेंबर दैट। तो बॉडी क्या कर दी, बॉडी का डिजाइनिंग थोड़ी चेंज कर दी कि वो थोड़ी और अट्रैक्टिव हो जाए। और तुम आजकल गाड़ियां देखोगे तो ये जो पार्ट होता है, ये जनरली क्या होता है, इट्स ऑल अलॉय, इट्स ऑल अलाउड। ठीक है, मिक्सचर होता है, इसमें थोड़ा आयन होगा, थोड़ा फाइबर मिला हुआ होगा। ये पार्ट जो होता है, इट्स अगेन द सेम। ये पार्ट जब देखोगे, अगेन द सेम। पीछे लोहा ऑलमोस्ट गाड़ियों में नहीं लगा होता। अगर उनको गाड़ी को थोड़ा मजबूत बनाना है तो साइड्स में तो वो आयन फिट कर देते हैं कि गाड़ी गिरेगी तो ऐसे गिरेगी या ऐसे गिरेगी। तो इन्होंने यहाँ तो स्मार्टली आयन फिट कर दिया ताकि क्वालिटी भी ना खराब हो। बट जनरली गाड़ी ऐसे नहीं गिरती ना, कि ये वाले पार्ट में डेंट आई या यहाँ डेंट आई या यहाँ डेंट आई, ऐसा नहीं हो रहा होता। इस सबको उन्होंने रिप्लेस कर दिया विथ सस्ता मटेरियल, विथ अलॉयज, एंड दे वर एबल टू सेव सो मच ऑफ कॉस्ट। आपने गाड़ियों में देखा हो शायद, जो वो होता है क्या, लाइट का बटन, आजकल वो गायब कर दिया गया है। एक छोटा सा बटन लाने से ही पर यूनिट उनका सर्टेन अमाउंट बचता है, और जब साल में लाखों गाड़ियां बिक रही होती हैं, तो दे आर एबल टू सेव सो मच ऑन दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है, टू डू व्हाट, टू कंट्रोल कॉस्ट, सो दैट योर प्रोडक्ट इज नॉट ऑफ लो क्वालिटी, it is great in quality, it's good in design, but at the same point of time, all unnecessary cost needs to be controlled so that profit of the company can be improved. मैम हम कैसे करेंगे, वो सब आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट इट। ठीक मेरा बच्चा, यहाँ तक बताओ, क्या तुम्हें कुछ बात समझ में आ गई? थके तो नहीं तुम लोग? समझ में आई यहाँ तक की सारी बात? ओके, तो कॉपी में जाओ और ये हेडिंग डालो, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। आगे पढ़ाती जा रही हूँ मैं, लिखो जाके टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, मैम ये तो कभी नोटिस ही नहीं किया था कि कंपनी ऐसा भी करती है क्या? ऐसा करती है। मैं आपको बहुत सारे और एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जैसे मैं आपसे बात करूं, जनरली जो कंटेनर्स होते हैं, जो बॉटल्स होती हैं, आप ऑब्जर्व करना, बहुत बार कंपनीज उसका जो डिजाइनिंग है वो चेंज करते रहते हैं। दे कीप चेंजिंग द डिजाइन, और डिजाइन चेंज करने से व्हाट हैपेंस इज, वो ट्राई करते हैं कि ऐसा कंटेनर या बॉटल यूज की जाए जिसकी जो कॉस्ट है वो और कम लग रही है, कॉस्ट और कम लग रही हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट शुड बी मोर अट्रैक्टिव, ताकि देखते से कस्टमर उसको ले ले, और हमारी जो पैकिंग है वो कॉस्ट हमारी सही हो जाए। यस, कंपनीज आर वर्किंग ऑन दैट टू मच, हाईली दे आर वर्किंग ऑन दिस। ऐसा ही है, तो करना ही पड़ता है ना, दे नीड टू सेव द कॉस्ट एंड दे हैव टू इंश्योर दैट क्वालिटी इज अप टू द मार्क। लिखो मेरा बच्चा आगे, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, 3 ब्रांचेस इसमें बनाओ, 3 ब्रांचेस। लिखो पहला आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा लिखो कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
फाइनेंशियल कॉस्ट और मैनेजमेंट। बच्ची पूछ रही है यहाँ पे कि मैम आप जो आपके सब्जेक्ट्स है वो कंप्लीट आप ही पढ़ाएंगी? आंसर इज यस, मेरे सब्जेक्ट्स कंप्लीटली मैं ही पढ़ाऊंगी। और सबसे अच्छी बात जो रहेगी आपके साथ वो ये रहेगा कि आपके ऊपर कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर ऑफ व्हाट? प्रेशर ऑफ क्लासेस। जैसे कई जगहों पे ऑल ओवर इंडिया में बता रही हूँ, बड़े बड़े कोचिंग्स की बात कर रही हूँ मैं, वो एक एक क्लास एक सब्जेक्ट की 3 और 4 घंटे की लगा देते हैं। 3 to 4 आवर्स आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। मतलब मैं पैन इंडिया बता रही हूँ, 3 to 4 आवर्स। या कई बच्चे पेन ड्राइव ले रहे होते हैं तो वो उनकी पेन ड्राइव ऐसी होती है कि एक लेक्चर 3, 3.5, 4 घंटे का होता है। तो टीचर्स ऐसा करके सिलेबस जल्दी कंप्लीट करा देते हैं, नियरली 200 घंटे के अंदर, 225 घंटे में, 180 घंटे जो भी। बट आप ये सोचो, अगर 3 3 घंटे का एक लेक्चर होता है तो वो जो मोमेंटम होता है ना, और जो वो क्लास में इन्वॉल्वमेंट और एनर्जी होती है, वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि 3 घंटे तो मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, अब 6 सब्जेक्ट मैं कंट्रोल कैसे करूँ? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे हमारी क्लास तो मान लो 6 to 7 आवर्स की नियरली एवरीडे लगती है, इसके ऊपर नहीं लगेगी। क्योंकि हमने सिलेबस को, मैंने खुद ने पूरे ऐसे पोर्शंस में बांटा हुआ है कि इस महीने ये टारगेट, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, तो इट्स इक्वली स्प्रेड। सो देर आर नो मंथ्स जिसके अंदर शुरू में आपको इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे होंगे कि आपको लगेगा अरे ठीक है, और फिर ऑल ऑफ अ सडन एकदम डबल स्पीड आ जाएगी और आप बनने लगोगे, तो वो नहीं होगा। 6 से 7 घंटे, और आपका सेल्फ स्टडी का शेड्यूल 5 से 6 घंटे का रहता है। जिस दिन 7 घंटे आपकी क्लास है, 5 घंटे का सेल्फ स्टडी शेड्यूल। जिस दिन 6 घंटे की क्लास है तो 6 घंटे का सेल्फ स्टडी शेड्यूल। तो ऐसा सैटरडे नियरली आपकी 6 ना होते हुए लाइक 4 1 घंटे की क्लास होगी, थोड़ा सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ जाए। और संडे को जनरली कोई क्लास नहीं होती, वंस इन अ वाइल क्लास होगी, ताकि यू हैव संडे। इनिशियल 3 4 महीने तो मैं बिल्कुल पढ़ने का भी नहीं कहूंगी, संडेज को आराम से मस्त घूमो। एक दिन होना चाहिए हफ्ते में जिसके अंदर आप आराम से एंजॉय कर पाए। और बाकी फर्दर संडेज को मैं मॉर्निंग स्लॉट बता देती हूँ कि 3 4 घंटे पढ़ना है, इवनिंग तो कम से कम यू स्टिल हैव फ्री। ठीक है? मेरा बच्चा, मैं पढ़ाऊंगी एडवांस अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है? ऐसा है। चलो आओ। तो क्या आया अपने पास, यहाँ लिखो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा लिखो कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी तो आप लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, और आई थिंक आप इतनी मेरी बात की कद्र करेंगे कि मैंने अगर कहा है वीडियो ऑन करने का, तो आप आगे की क्लासेस से वीडियो ऑन करके बैठेंगे, है ना? ताकि मुझे अश्योरेंस रहे कि यार मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही। नहीं तो फिर इससे बेहतर होता मैं क्लासेस ही नहीं लेती। बट अगर मैं करवा रही हूँ तो मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए फिर तो पहला आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इंटर जर्नी विल बी सुपर विथ यू, इट विल बी अमेजिंग, यू विल एंजॉय। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 3 नाम लिखे। अब मैं तुम्हें पहले कुछ नोट करा रही हूँ, फिर समझाऊँ। अभी नोट करो। इसमें लिखो इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। आदिति ने तो ऑन ही कर लिया, वेरी गुड। उसने कहा कि कर ही लेते हैं, हम मैम कह रही हैं बेचारी बार बार तो। इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला पॉइंट, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। हाइलाइटर अपने पास रखा करो ताकि जो मैंने हाईलाइट किया है वो आप भी मार्क करो। सेकेंड पॉइंट पे आओ, it involves it involves a recording of transaction. It involves recording of transaction. It involves recording of transaction already entered into. It involves recording of transaction already entered into and ends with preparation of final accounts. And ends with preparation of final accounts. It involves recording of transaction already entered into and ends with the preparation of final accounts. And ends with the preparation of final accounts. ठीक है? थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज कॉल्ड पोस्टमार्टम एक्सरसाइज। क्या? इट्स कॉल्ड पोस्टमार्टम एक्सरसाइज। जैसे इंसान का पोस्टमार्टम, ऐसे ही बुक्स का पोस्टमार्टम। इट इज कॉल्ड पोस्टमार्टम एक्सरसाइज।
इट्स कॉल्ड पोस्टमार्टम एक्सरसाइज। ठीक है, अब आप लोग पेन रख दो और मेरी बात को सुनो। पुट योर पेन्स डाउन। जब बात हो रही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो भाई ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली योर अकाउंट्स। अकाउंट्स जो तुम अकाउंट्स पढ़ते आए हो, जो तुम्हें आगे अकाउंट्स पढ़ना है, सो इट्स अकाउंट्स। इसके लिए बोला जा रहा है इट्स द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हम बात करें राजा महाराजाओं के टाइम की, तो जितना टैक्सेस का कलेक्शन हुआ होता था उसका कोई हिसाब रख रहा होता था, जितना खर्चे हुए होते थे उसका कोई हिसाब रख रहा होता था, क्या ट्रेजरी में आया, कितना ट्रेजरी से गया, कितना बैलेंस कितना है, क्या है, सब कुछ रिकॉर्ड होगा। तो ये सालों से चला आ रहा है। भले ही एज अ नेम अकाउंट्स नहीं होता हो, वही खाते बनाए तो जाते थे, रिकॉर्ड तो किया जाता था। हमारे घर में भी भले ही कोई साइंस बैकग्राउंड का हो, बायो हो, पीसीएम हो, कोई भी बैकग्राउंड का हो, लेकिन वो भी तो अपना हिसाब किताब लिख ही रहा होता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली this subject is used by everybody and it is the oldest form of accounting। सबसे पहले यही आया हुआ है, तो इसलिए मैंने oldest लिखवा दिया। अब आ रही है इसमें बात, इसमें होता क्या। इट इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब क्या, रिकॉर्डिंग मतलब इतनी सी बात कि आपके पास कोई नोटबुक, कोई रजिस्टर कुछ होगी। नोटबुक रजिस्टर नहीं तो लैपटॉप में एक्सेल पकड़ लो या वर्ड पकड़ लो, उसके ऊपर आप कुछ चीज रिकॉर्ड कर रहे होगे, नोट कर रहे होगे। क्या नोट कर रहे होगे, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। जैसे मैं आपसे घर पे कहूँ कि पापा के पास 10 जगहों से पैसे आते हैं, तो वो कहीं लिख के रखते हैं, इससे मिल गए पैसे, इससे मिल गए, इससे मेरे को पैसे लेने बचे हैं। या मम्मी ने किसी को उधार दिए होते हैं, तो इतने मिल गए और इतने मेरे को पैसे लेना बचे हैं। तो ट्रांजैक्शन को हम क्या कर रहे हैं, नोट। आगे कह रहे हैं एंड्स विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो घर में भले ही नहीं होता, लेकिन बिजनेसेस में जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं पहले हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, और लास्ट में तुम सबको बनाना आता है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, यू नो द पर्पस। व्हाट इज द पर्पस, साल भर के खर्चे पता हो, हमारी इनकम्स पता हो, और हमारा एग्जैक्टली प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है हमें पता तो हो कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है। सही बोल रही हूँ मैं, यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो इसको क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है पोस्टमार्टम एक्सरसाइज। और इसको पोस्टमार्टम एक्सरसाइज क्यों बोला जा रहा है, तो द आंसर टू दिस इज, और से सुनना मेरी बात। आप ईयर एंड में बनाते हो क्या, अपना ट्रेडिंग पीएनएल, आप बनाते हो अपना बैलेंस शीट। मुझे एक बात ये बताओ सोच के कि ट्रेडिंग पीएनएल में जो साल के खर्चे और कमाई थे वो दिख रहे होते हैं, बैलेंस शीट में दिख रहा होता है ईयर एंड में एसेट्स क्या बचे हैं और लाइबिलिटी क्या है। आप ये बताइए, क्या ये सारे ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं या फ्यूचर में होंगे। ये सब ट्रांजैक्शंस, खर्चे, कमाई, एसेट आना, लाइबिलिटी खड़ी होना, ये हो चुके हैं या ये फ्यूचर में होंगे। तो मैम ये तो सब हो चुके, तो फिर हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी क्यों कर रहे होते हैं। हम इनको स्टडी इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि यार ऐसी परफॉर्मेंस क्यों हुई, क्यों सेल ज्यादा हुई या क्यों सेल कम हुई, या क्यों खर्चे बढ़े या क्यों कम हुए, या इतनी लाइबिलिटी क्यों या इतने एसेट क्यों, ताकि आपको उसके पीछे रीजन बताओ। बट क्या आप उस साल की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हो चुके हैं ट्रांजैक्शन तो यू कैन नॉट चेंज देम। ऐसे ही पोस्टमार्टम में होता है, व्यक्ति निपट चुका, एक्सीडेंट हुआ है तो हो चुका, बस सिर्फ पोस्टमार्टम से एग्जैक्टली आप एनालिसिस कर पाते हो कि हुआ क्या और किस वजह से डेथ हुई। समझ में आ गई ना आपको बात, हाँ या ना। इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं, इनका ये पोस्टमार्टम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हम बना के। वी आर जस्ट एबल टू अंडरस्टैंड ऐसी रिजल्ट क्यों आया, बट कैन वी ब्रिंग एनी चेंज इन दैट ईयर, नो चेंज। कैन वी गेट द प्रॉफिट इंक्रीज थ्रू सम डिसीजन, नो। कैन वी रिड्यूस इट थ्रू सम डिसीजन, नो। इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, द ईयर इज ओवर, हमारे हाथ से चीज जा चुकी है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके एक्चुअल खर्चे, कमाई, एसेट, लाइबिलिटी, ये सब आ रहा है। ठीक है, उसके नीचे आप छोटा सा ट्रेडिंग पीएनएल बना दो जो अभी लिखा है, और नीचे लिखो उसमें आपकी एक्चुअल पोजीशन दिख रही होती है। एक्चुअल पोजीशन दिख रही होती है, एक्चुअल पोजीशन उसमें आपकी दिख रही होती है। The actual position is reflected। ओके, छोटू सा ट्रेडिंग पीएनएल, छोटी सी बैलेंस शीट, नीचे लिख दो दी एक्चुअल पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड। ओके, अब हमें आगे समझना है कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या है। तो इसको हम कल नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।
और कॉस्ट को आगे बढ़ाएंगे, और कल हम एडवांस अकाउंट्स भी थोड़ा पढ़ेंगे, तो आप पे एकदम से प्रेशर ना आए। थोड़ा 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 करके हम अपना ड्यूरेशन भी बढ़ाते जाएंगे, और डेफिनेटली सब्जेक्ट की हम गहराई में उतरते भी जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक आप एक रिविजन करके रखिएगा शॉर्ट। बाकी मैंने आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं करने को, वो क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों में से एक मैं तुम्हें आज एक बात बताऊंगी बिफोर आई लीव यू, और वो बात तुम्हारे लिए ओवरऑल बहुत काम की है, उसको सुन ले। तो मैंने जो तुम्हें कही बातें, उसमें आती है ये 8 बातें। ये 8 बातें मैं तुम्हें एक छोटू सा इंसिडेंस तुम्हारे साथ शेयर करूँ। एक बच्ची है, और उससे मेरी अभी 2 दिन पहले बात हुई। तो कहानी कुछ ऐसी है कि उसकी छोटी बहन, शी हैड हर रिजल्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड रिसेंटली, एंड दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। अब अप टू द मार्क का मतलब द परसेंटेज वाज एक्चुअली क्वाइट लो, शी वाज एबल टू पास समहाउ, बट द परसेंटेज वाज क्वाइट लो, because of which she was from a good school. The school rejected, and the school said कि हम ये particular subject 11th standard में नहीं दे पाएंगे। तो उसकी वजह से पेरेंट्स ने बहुत कोशिश करी कि कैसे तैसे स्कूल वाले मान जाएं, बट उन्होंने नहीं माना। उसके बाद किया ये कि कोई दूसरे स्कूल्स में कोशिश करी एडमिशन हो जाए। फाइनली एडमिशन हो गया। अब बात क्या है कि वो बच्ची, थोड़ी चुलबुले टाइप के बच्चे होते हैं ना, मस्ती वाले, शी वॉज वन सच। तो मम्मा उसको उसकी बार बार यही बात, पापा उसको बार बार यही बात मेंशन करते रहते थे कि भाई देखो, तुम पढ़ लोगी तो स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। आज तुम्हारा नहीं पढ़ा तुमने 10th में, तो इतना अपने को परेशान होना पड़ रहा है। कितनी मुश्किल से जाके किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन हो पाया है तुम्हारा, फॉर द सब्जेक्ट दैट यू वांट टू टेक, और अब तुम फिर यही हरकतें कंटिन्यू कर रहे हो। तो प्लीज ऐसा नहीं करो। अब मम्मी पापा का देखो बेटा, समझाने का तरीका अलग अलग होता है। किसी के पेरेंट्स बहुत प्यार से समझा रहे होते हैं, किसी के पेरेंट्स पैम्पर कर रहे होते हैं, किसी के पेरेंट्स डांट देते हैं, किसी के पेरेंट्स मार भी देते हैं, किसी के पेरेंट्स हो सकता है जैसा जिसकी फैमिली का माहौल, कोई गाली भी बक देते हो कि साले तुम पागल बना के रखा है, हमको समझ में नहीं आता तुमको, जो भी जिसका है। तो ऐसे ही उसने वो भी किया। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर पेरेंट्स ने कुछ भी गलत किया हो, या स्कूल वाले अगर नहीं ले रहा है तो बेटा जिंदगी में कुछ बेंचमार्क तो होता ही है ना। आप कोई कल को लेके आए फॉर एग्जाम्पल 210 नंबर कैफ में, और 210 नंबर लाने के बाद कैफ में उसके किसी एक सब्जेक्ट में एग्री वो 40 ना हो, तो उसका नहीं निकलेगा ना। तो यार नहीं निकल पाएगा तो नहीं निकल पाएगा, इंस्टीट्यूट को एक बेंचमार्क तो रखना ही पड़ेगा। दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। अब आप सबको एक बात में जो समझाना चाह रही हूँ वो ये, कि आपके पेरेंट्स अगर आपको किसी बात पे डांट देते हैं, या आपको थप्पड़ भी जड़ देते हैं, या 2-4 थप्पड़ भी जड़ देते हैं, या वो आपसे नई बात कर रहे हैं, गुस्सा हो गए, तो आपको ये समझना चाहिए कि उनके ये जो शब्द हैं, या जो उनकी नाराजगी है, उसके पीछे वजह क्या है। और हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम उनको नाराज ना होने दें। हम सारे ऐसे काम करें जिससे उनकी जिंदगी बढ़े, जिससे उनकी खुशियां बढ़े, जिससे उन्हें लगे कि यार मेरा बच्चा कम से कम मुझे समझता है, मेरे दिल की आवाज सुन पाता है। ऐसा ना हो कि हम उनके टेंशन को और बढ़ाएं। तो ये बच्ची का जो मैं बता रही हूँ, इन्होंने किया ये फ़ोन चलाती थी बहुत ऑफ़न, ये रील्स बना रही हैं और स्नैप भेज रही हैं और कुछ भी ऐसी मस्ती करती रह रही हैं। कभी यहाँ घूम रही हैं, कभी वहाँ घूम रही हैं। तो जब इनको डाँट पड़ी, और स्कूल वालों का भी ऐसा था, जो भी मल्टीपल चीज़ें रहीं, और उनके दिमाग में क्या ही आया कि बच्चे शी कमिटेड सुसाइड एंड नेक्स्ट डे स्कूल जाना था। अब तुम ये सोचो कि क्या ये जिंदगी का सही डिसीजन किसी भी पॉइंट पे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आपकी पढ़ाई बहुत कम मायने रखती है, आपका सीए बनना भी बहुत कम मायने रखता है, आपकी जिंदगी में कितने ही अप्स एंड डाउन आ जाए वो कुछ नहीं वैल्यू करते। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी खुश रहना और आपकी जिंदगी। आप हैं तो ये सब कुछ है, आप ही नहीं है तो क्या रह जाता है। तो कल मैंने आप लोग को इसीलिए कोट भेजा था, शायद आपने देखा हो, कि जो तुम्हारी यूनिकनेस है उसको प्रिजर्व करो, अपनी मेहनत बढ़ाओ, दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करो कौन क्या है, अपना बेस्ट दो ताकि जिंदगी में यू बिकम दी बेस्ट। अपने बहन भाइयों से भी अपने आप को कंपेयर मत करो, एवरीबॉडी इज डिफरेंट। हो सकता है वो 90% वाले हो और तुम 70% वाले हो, तो अपने आप को जिस फील्ड में अच्छे हो उसमें ग्रूम करने की कोशिश करो, कंपेयर मत करो। और दूसरी बात, पेरेंट्स जो बोल रहे हैं उनके शब्दों पे ना जाओ, इस चीज पे जाओ कि उनका नियत क्या है, वो क्या चाहते हैं तुम्हारे लिए।
और बच्चे, हम क्या इतने बड़े हो गए हैं कि मम्मी पापा हमें डांट दें तो हम उसको इतना ईगो पे ले लें? तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नेवर एवर वी शुड डू दैट। दे हैव बीन स्टैंडिंग फॉर अस व्हेन वी कुडंट थिंक फॉर आवरसेल्फ। हमें नहीं पता था हमारी नीड क्या है, बट वही थे मौजूद। आज भी हमें कुछ चाहिए होता है तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी इतना सक्षम है जो अपनी खुद की जिंदगी के सारे खर्चे खुद उठा पाए। दे आर डूइंग इट ऑल फॉर अस। So we should ensure that we are very strong. We do anything which our parents want us to do, and we don't do anything which they don't want us to do. And this is never the solution. आप इमेजिन करके देखो कि पेरेंट्स की क्या हालत होगी। मेरी जब बात हुई उस बच्ची से, शी मेंशन्ड दिस ऑल, पेरेंट्स की क्या हालत होगी कि अगले दिन हमारी बच्ची को स्कूल जाना है। दे हैव परचेज्ड न्यू यूनिफॉर्म फॉर हर, देयर इज न्यू बैग फॉर हर, द बुक्स आर ऑल रेडी एंड सेट। क्या उन्हें लगेगा कि यार खाने की टेबल पे हमारी बच्ची हमारे साथ नहीं है? हम रात में होता है तो मम्मी पापा से मिलके सोएं, ऐसी आदत डालो। आई डोंट नो व्हाट इज द हैबिट इन योर फैमिली। मम्मी पापा से मिलके सो, उनका आशीर्वाद लेके सो। आप 5 मिनट 10 मिनट अगर उनका सर सहला दें, आप उनका पैर दबा दें, तो इससे बढ़ के आपको दुआएं कुछ नहीं मिल सकती। आप बैठिए और उनसे बात करिए। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली, आप उनसे पूछिए। पापा इतना स्ट्रांग अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं लेकिन उनके अंदर दसों टेंशन होते हैं। मम्मा अपने आप को इतना स्ट्रांग पोर्ट्रे करती है लेकिन उनके अंदर 10 गम होते हैं। आप बैठे उनसे बात करें, कैसा चल रहा है उनका काम, ऑफिस है तो, बिजनेस है तो। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन में ये पाएंगे कि वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं बातें। वो भी इंसान है, उनको भी टेंशन हो सकता है। ऊपर वाला ना करे कल को वो ऐसे फील कर रहे हो और कोई गलत डिसीजन ले। तो हमें हमारी फैमिली में एक स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में साबित करना है अपने आप को। अपने आप पे कोई बहुत प्रेशर नहीं लेना है। अपने कर्मों को अच्छे से करके चलना है। अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। अपनी फैमिली का ध्यान रखो। कोई ऐसा काम ना करो कि जीवन में अपनी निगाहें झुके। कोई ऐसा काम ना करो कि अपने पेरेंट्स को शर्मिंदा होना पड़े। और कई बार अपने से गलती हो जाती है तो इतनी ह्यूमिलिटी रखो कि अपने आप के लिए अपोलोजाइज कर लो कि यार गलती हो गई। और बेगरत ना बनो, गलती हो गई तो अगली बार अपन सुधार करने की कोशिश करें। But do not take all these things so close to your heart that such decisions are taken in life. और उस बच्ची का जब मोबाइल चेक किया गया तो यूट्यूब पे शी सर्च कि भाई फांसी का फंदा कैसे लगाते हैं। आप एज देखिए और डिसीजन देखिए। उसके ऐसा करने से वो तो चली गई। डेफिनेटली वी हैव सो मच, मतलब मेरे को तो बहुत 2 दिन अजीब सी हो गई थी। मैं सैटरडे एंड संडे वाला लाइक व्हाट टू टेल यू। बट फैमिली की क्या हालत है। इट इज सच एन इरिवर्सिबल पेन फॉर दैम। Are you promising me that you will give your best? You should promise. और मैं कौन होती हूँ? मैं तो तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन जैसी, तुम्हारी मेंटोर, तुम्हारी टीचर हूँ। अपने अंदर इस चीज को वादा करो। अपने पेरेंट्स को समय दिया करो। अपने बहन भाई को समय दो। इफ योर फैमिली में कोई भी इज फीलिंग लोनली या लो, बिकम स्ट्रॉन्ग। उनसे बात करो, चीट करो, एटलीस्ट उनके पेन्स को सुनो। और उनको जो तरीके से हेल्प कर सको छोटे छोटे फॉर्म में अपन को वो करके चलना चाहिए। ओके मेरा बच्चा, ऑल राइट। सो वी विल नेवर फील लो। और कभी लाइफ में ऐसा लगता है कि किसी वजह से यू आर फीलिंग लाइक कि यार आई वांट टू पुट एन एंड टू एवरीथिंग, या आई डोंट हैव एनीबॉडी टू टॉक टू, यू कैन ऑलवेज हैव मैस्टर मैप। आप मेरे से अगर कुछ भी पर्सनल डिस्कस करोगे, आपके और मेरे बीच में रहेगा, वो तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जाना। और आपको मैं बेहतर ही सजेशन दूंगी। बट आपको लगेगा मेरे पास कोई है नहीं मैं जिसको जेन्युइनली जिससे डिस्कस करूँ, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। पर अपन ने जो बात करी, ये अपन लोग के बीच में ही रहनी है। इसको आप किसी के साथ शेयर मत करिएगा प्लीज। क्योंकि मैंने बच्ची का नाम नहीं मेंशन किया, बट वहां तक नहीं जाना चाहिए। शी शुड नॉट फील एनीथिंग। और मैंने तुम्हें इतनी बात क्यों बताई, इसलिए बताई कि हमें ये समझना जरूरी है कि इमोशंस मैटर। हमारी फैमिली मैटर्स। और हम जिंदगी में बेतुके डिसीजन नेवर वी शुड टेक। ओके, तो अपनी बात अपने क्लोज नेट में रहेगी, इतना ही सर्कल में, कहीं और नहीं भेजूंगी आगे। ठीक है, ताकि उन लोगों का पेन ना बढ़े। उन्हें किसी से पता पड़ा तो हो सकता है दे फील मोर पेनफुल अबाउट इट। ठीक है बच्चों, चलो, वी मीट टुमारो। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। स्टे वेरी हैप्पी। फाइंड वेज टू रिमेन हैप्पी एंड स्प्रेड लॉट ऑफ हैप्पीनेस ऑल अराउंड। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।